आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं त्रिपदी वंदना के साथ। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अर्हम् वंदे गुरुवरम् वंदे सत्यम्। आप सभी को आज इन्फॉर्मेशन है कि दी जा चुकी थी पहले से ही। आज के हमारी क्लास का टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि लेवल 2 की सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसको लेने के लिए, उसको हमें ट्रेनिंग देने के लिए हमारे साथ सूरत से डॉक्टर माया जी जुड़े हुए हैं। मैं शॉर्ट में एक बार उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माया जी से बीएमएस किया हुआ है उन्होंने, आयुर्वेद में अपना वो क्लिनिक करते हैं। और 2015-16 में उन्होंने एमए किया था जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग से। साथ ही प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 क्लियर किया था। फिर 2017 में उन्होंने लेवल 2 क्लियर किया है। और माया जी अपना क्लिनिक संभालते हैं और घर पे योगा क्लासेस भी करवाते हैं। तो आज हमें एंडोक्राइन सिस्टम का पूरा क्लास माया जी लेने वाले हैं। सो माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेवल 2 ऑनलाइन क्लास में। आगे की नमस्ते। क्लास, अब आगे की क्लास आप संभालें प्लीज। ठीक है, नमस्ते। यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षा प्रशिक्षकों को मेरा जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा। वैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, तो बहुत सारे केमिकल मिलकर सेल बनता है। सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनती है। और ये सारी सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी बनाती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है उनमें 2 सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। हम ये दोनों का पारस्परिक अनुबंध इतना विलक्षण है, ये दोनों इतना मिलजुल कर काम करते हैं कि जिसके कारण से नाड़ी ग्रंथि तंत्र, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी करता है। तो आज हम इसमें से ग्रंथि तंत्र के बारे में जानेंगे। ग्रंथि यानी गांठ, ग्रंथि यानी कोशिकाओं का समूह। और ये कोशिकाएं एक प्रकार के रसायन का स्राव करती है। और ये रसायन हमारे शरीर के विकास के लिए तथा हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब ये ग्रंथियां हमारे शरीर में द्वीप की भांति बिखरी पड़ी हुई है। हम 2 विभाग में विभाजित, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र और बहिःस्रावी ग्रंथि। जो बहिःस्रावी ग्रंथि है, ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इस ग्रंथि का जो हार्मोन से जो रसायन है वो एक नलिका के द्वारा एक निश्चित स्थान पर खुलता है। और ये रास्ता फिक्स है, जैसे कि और उसका स्राव हिपेटिक डक्ट के द्वारा गॉल ब्लेडर में बाइल इकट्ठा होता है। जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड, लाड़ ग्रंथियां, और उसमें सलाइवा बनता है और वो सलाइवरी डक्ट के द्वारा मुंह में, मुख गुहा में, हमारी ओरल कैविटी में निश्चित स्थान पे खुलता है। वहां स्रवित होता है हमारा सलाइवा। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाने तो इसको नलिका मुक्त ग्रंथि कहती है, क्योंकि ये ग्रंथि का स्राव सीधा ब्लड में छोड़ दिया जाता है और इसके कोई नलिका की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कि पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां है।
अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं उसे हार्मोन कहा जाता है, और बहिर्स्रावी ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं उसे अधिकांशतः एंजाइम कहा जाता है। ये दो ग्रंथियों के अतिरिक्त भी हमारे यहाँ मिक्स ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में काम करती है। जैसे कि पैनक्रियास, पैनक्रियास अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन आदि हार्मोन का निर्माण करती है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। टेस्टिस जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण करती है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में शुक्राणु जनन का कार्य करता है। तो ये मिक्स ग्रंथियां हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो स्राव है, हार्मोन्स है, उसको केमिकल मैसेंजर कहते हैं, यानी कि रासायनिक दूत। अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन को ब्लड में छोड़ दिया जाता है। अब ये हार्मोन शरीर के सभी अंगों को प्रभावित नहीं करता, वो कुछ ऑर्गन, कुछ सेल को ही प्रभावित करता है। वो उन सेल को प्रभावित करता है जिसके लिए वो हार्मोन बना है, या यूं कहे कि वो ही सेल उस हार्मोन को एक्सेप्ट करता है जो उसके लिए भेजा गया है। और इसके लिए सेल की दीवार पर एक ग्रहण करने वाला तत्व होता है जिसे ग्राही तत्व यानी रिसेप्टर कहा जाता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कुरियर बॉय पूरे शहर में घूमता है और कुरियर यानी पार्सल बेचता है, लेकिन वो कुरियर या पार्सल उसी को देगा जिसके लिए वो कुरियर भेजा गया है, या यूं कहे कि वो कुरियर वही व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा जो कुरियर उसके लिए भेजा गया है। तो यहाँ हम कुरियर बॉय को तुलना करेंगे और हार्मोन की तुलना कुरियर यानी पार्सल के साथ तुलना करेंगे। तो हार्मोन रूपी पार्सल उसी सेल को दिया जाता है जो सेल के लिए वो भेजा गया है, या यूं कहे वही व्यक्ति या सेल उस हार्मोन रूपी पार्सल एक्सेप्ट करेगा जो हार्मोन उसके लिए भेजा गया है। तो इस तरह ग्रंथियों के अंदर के हार्मोन्स पूरे शरीर में फैलते हैं और अपना कार्य करते हैं। अब ये ग्रंथियों के हार्मोन्स हमारे पूरे शरीर का नियमन और नियंत्रण करते हैं, और ये नियमन और नियंत्रण मैसेजों के आदान प्रदान के द्वारा करते हैं। यानी ग्रंथियां मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वो मैसेज कैरी करता है हार्मोन, रासायनिक। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी मास्टर ग्लैंड है और वो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। जब ये स्टिम्युलेटिंग हार्मोन अन्य ग्रंथियों के पास पहुंचता है, जैसे थायराइड, एड्रिनल एक्सेट्रा, तो ये अन्य ग्रंथियां अपने हार्मोन का निश्चित मात्रा में स्राव करती है। अन्य ग्रंथियों का हार्मोन भी ब्लड के द्वारा घूमता हुआ पिट्यूटरी के पास जाता है और उसे संदेश देता है। अगर उसका ब्लड में लेवल नॉर्मल है तो ओके का मैसेज देता है, और अगर अन्य ग्रंथियों के हार्मोन का लेवल ब्लड में कम या ज्यादा है तो नॉट ओके का भी मैसेज देते हैं। और इस तरह जो मैसेज का आदान प्रदान होता है उसे फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो और भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे कि पिट्यूटरी थायराइड को स्टिम्युलेट करने के लिए TSH हार्मोन छोड़ती है ब्लड में। अब TSH हार्मोन ब्लड में घूमता हुआ थायराइड के पास आता है, थायराइड के सेल को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, उत्तेजित करता है, जिससे थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन का स्राव करती है।
अब T3 T4 हार्मोन ब्लड में घूमते हुए वापस पिट्यूटरी के पास आता है और उसे संदेश देता है एवरीथिंग इज ओके। अब जब पिट्यूटरी ओके का संदेश पाती है, प्राप्त करती है, तो वो जितनी मात्रा में TSH छोड़ती है उतनी ही मात्रा में छोड़ती रहेगी, ना कम ना ज्यादा। लेकिन अगर थायराइड ग्रंथि के द्वारा ये जो T3 और T4 हार्मोन्स बनाया जाता है, अगर उसमें उसकी मात्रा का असंतुलन है, यानी कि T3 और T4 कम या ज्यादा मात्रा में बनता है, तो क्या होगा? अगर T3 T4 हार्मोन की ब्लड में वैल्यू यानी मात्रा नॉर्मल से कम है, तो भी T3 T4 पिट्यूटरी को मैसेज देंगे कि भाई हमारी ब्लड में मात्रा नॉर्मल से कम है, तो आप कुछ करो। ये संदेश पाकर पिट्यूटरी TSH हार्मोन का स्राव बढ़ाएगी और ये TSH हार्मोन का स्राव बढ़ने पर थायराइड ग्लैंड ज्यादा मात्रा में T3 T4 बनाएगी। तो इस तरह से जो पहले T3 T4 का ब्लड में मात्रा कम थी, वो धीरे धीरे बढ़कर नॉर्मल हो जाती है। अगर T3 T4 की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो तो भी T3 T4 पिट्यूटरी को एक संदेश देते हैं कि भाई हमारी ब्लड में मात्रा नॉर्मल से ज्यादा है, तो आप कुछ करो। पिट्यूटरी ये संदेश पाकर TSH का लेवल कम करती है, यानी कम मात्रा में छोड़ती है। जब TSH कम मात्रा में आएगा थायराइड के पास, तो वो T3 T4 भी कम मात्रा में बनाएगा और T3 T4 कम मात्रा पर बनने पर धीरे धीरे जो बढ़ा हुआ T3 T4 का मात्रा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह फीडबैक पद्धति का कार्य होता है। जब T3 T4 की वैल्यू नॉर्मल होती है और वो पिट्यूटरी को मैसेज देते हैं, तो उसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। लेकिन जब T3 T4 की वैल्यू नॉर्मल नहीं होती, कम ज्यादा होती है और पिट्यूटरी को जो मैसेज देते हैं, तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो इस तरह ग्रंथियां आदान प्रदान मैसेज का करती है और अपना कार्य करती है। अब हम एक एक ग्रंथि के बारे में जानेंगे। पहली ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी रहेगी। पिट्यूटरी ग्रंथि कपाल फर्श में हाइपोथैलेमस से नीचे थोड़ा सा आगे है। जैसे कि आप देख सकते हो फोटो, जो पिंक कलर की है वो हाइपोथैलेमस है और उसके नीचे रेड कलर की जो ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी मटर के दाने के समान है। उसका वजन 0.5-0.6 ग्राम जितना ही है और उसके दो खंड है, अग्रखंड और पश्च खंड। अब अग्रखंड आप और सभी से पश्च खंड। रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लें, क्लास में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज चेक कर लीजिए सब कोई। जी माया जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। अब पिट्यूटरी के अग्रखंड में से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में हम बात करें तो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां, ऑर्गन्स का कद में वृद्धि करता है और इसी के कारण जन्म के समय 2.5 किलो वाला बच्चा कुछ वर्षों के बाद 50, 60, 70 किलो का हो जाता है इस ग्रोथ हार्मोन के कारण। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस ग्रोथ हार्मोन का ब्लड में प्रमाण, मात्रा, लेवल बढ़ जाता है, तो व्यक्ति की लंबाई बहुत बढ़ जाती है, जिसको गिगांटिज्म कहते हैं, जैसे कि द ग्रेट खली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हड्डियां लंबाई में बढ़ने की जगह चौड़ाई में भी बढ़ जाती है और जिसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में कि जो खली का लोअर जॉ है, उस लोअर जॉ की हड्डी बाहर तक निकली हुई है।
इसके अतिरिक्त अगर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा लेवल ब्लड में नॉर्मल से कम होगा तो व्यक्ति बौना रह जाता है, जैसे कि वर्ल्ड शॉर्टेस्ट वुमन ज्योति जी फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड शॉर्टेस्ट मैन चंद्र बहादुर फ्रॉम नेपाल। इसके बाद हम अग्रखंड के दूसरे हार्मोन्स को जानेंगे, जैसे कि TSH। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड के लिए है। ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड के लिए है। GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो गोनाड्स के लिए है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स है, FSH एंड LH। और पांचवा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन आफ्टर डिलीवरी माता के ब्रेस्ट में मिल्क का निर्माण करता है। अब पिट्यूटरी के अग्रखंड और पश्चखंड दो खंड एक सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे मध्यखंड कहते हैं। बहुत ही छोटा सा होता है, तो कभी कभी उसका उल्लेख नहीं किया भी जाता। और इसमें से मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जो मेलानिन बनाता है। मेलानिन एक प्रकार के स्किन पिगमेंट है, रंजक द्रव्य कण है, जो हमारे बालों को कलर देता है, हमारी स्किन को कलर देता है, हमारी आईज को कलर देता है। अब हम पश्चखंड के बारे में जानेंगे। अब पिट्यूटरी के पश्चखंड में से कोई भी हार्मोन उत्पन्न नहीं होता, वो केवल स्टोर हाउस है। वो हाइपोथैलेमस में बने हुए दो हार्मोन वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को यहाँ स्टोर करता है, और फिर जब जरूरत होती है तब उस हार्मोन को ब्लड में रिलीज किया जाता है। तो पहले हम वासोप्रेसिन के बारे में जानेंगे। वासोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक है। अब एंटी डायूरेटिक यानी क्या? डायूरेटिक यानी कि पेशाब की मात्रा को बढ़ाने वाला, और एंटी डायूरेटिक यानी कि पेशाब की मात्रा को कम करने वाला। अब किडनी हमारे ब्लड में से यूरिन का निर्माण करती है, लेकिन जो ये यूरिन का निर्माण करती है उसकी क्वांटिटी मच मोर देन नॉर्मल, बहुत ज्यादा होती है। इतनी मात्रा में हम पेशाब करते रहे, पेशाब के द्वारा पानी हमारे शरीर में से बाहर निकलता रहा, तो हमारे शरीर में वाटर लेवल कम हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और व्यक्ति बार बार पेशाब के लिए जाएगा और थक जाएगा। लेकिन वासोप्रेसिन क्या करता है कि किडनी ने जो यूरिन निर्माण किया है, बनाया है, उसमें से वापस पानी को, वाटर को रीएब्सॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है, और इस तरह यूरिन की क्वांटिटी कम करके नॉर्मल बनाता है, जिससे वाटर लेवल भी नॉर्मल रहता है, बीपी भी नॉर्मल रहता है, और व्यक्ति को बार बार यूरिन के लिए नहीं जाना पड़ता। इसके बाद हम हार्मोन्स के बारे में, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में जानेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये स्मूथ मसल्स को, गर्भाशय की जो स्मूथ मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसको सिकुड़ता है। जब डिलीवरी पेन होता है, जब डिलीवरी का टाइम होता है, उस वक्त ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में सिकुड़ना और फैलाता है, और इस सिकुड़ने और फैलने के कारण एक गति उत्पन्न होती है, और ये गति बच्चे को यूट्रस में से बाहर निकालने में हेल्प करती है। इस तरह ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव काल दरमियान डिलीवरी करवाने में हेल्प करता है। इसके बाद प्रसव के बाद भी वो गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, और इस तरह रक्तस्राव को कंट्रोल करता है। अगर आफ्टर डिलीवरी यूट्रस अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, और मां की जान खतरे में पड़ सकती है। तो ये गर्भाशय को सिकुड़कर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त ये
आफ्टर डिलीवरी माता के स्तन में, ब्रेस्ट में दूध का निर्माण करता है। माता की ब्रेस्ट में जो दुग्ध ग्रंथि होती है, मेमरी ग्लैंड होती है, उसमें दूध का निर्माण करता है। और दूसरा, वो दूध को ब्रेस्ट में से बाहर निकालने में भी मदद करता है। ये ऑक्सीटोसिन हम जानते हैं हैप्पी हार्मोन है। ये सामान्य रूप से किसिंग, हगिंग, कडलिंग वगैरह के द्वारा ये हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आफ्टर डिलीवरी माता को दूध नहीं उतरता ब्रेस्ट में, तो डॉक्टर्स कहते हैं बच्चा माँ को दे दो, ताकि जैसे ही बच्चा माँ के हाथ में आता है, माँ के दिल में प्यार उमड़ता है, वो बच्चे को सीने से लगाती है, उसे किस करती है, उसको लाड़ प्यार करती है, जिससे ऑटोमेटिकली ही ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है और माँ बच्चे को फीड करवा सकती है। लेकिन तो ये ऑक्सीटोसिन की ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें तो कहा जाता है कि डोंट फॉरगेट योर डेली 20 सेकंड हग टू इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, यानी हमें अपने माता पिता को, अपने बच्चे को, अपने फ्रेंड्स को 20 सेकंड हग करना चाहिए। लेकिन आज कोरोना काल में इससे हमें दूर भी रहना है। ये जो ऑक्सीटोसिन की जो अच्छाई है, इस अच्छाई का मिसयूज भी बहुत होता है। आज डेयरी उद्योग वाले और कृषि उद्योग वाले उसका बहुत मिसयूज कर रहे हैं। डेयरी उद्योग वाले इस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दुधारू जानवर यानी गाय भैंस आदि को देते हैं, जिससे वे लोग नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में दूध प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वनस्पति को भी, सब्जियों को भी अगर इसका इंजेक्शन दिया जाता है तो वो सब्जियां भी 4-5 घंटे में ही बढ़ जाती है। अगर रात को लौकी को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाए तो देखेंगे दूसरे दिन सुबह वो बड़ी सी हो जाती है। लेकिन इस तरह इस इंजेक्शन के मिसयूज होने के कारण हमारे प्राणियों को और हमारी खेती को नुकसान होता है। इतना ही नहीं, हमें मनुष्य को भी नुकसान होता है, क्योंकि जब इस इंजेक्शन वाला दूध, सब्जी, फल, फ्रूट्स हम खाते हैं तो वो हार्मोन्स हमारे भीतर जाते हैं, हमारे शरीर के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है और जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। बच्चों में तो यहाँ तक कि ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। पहले के जमाने में हम जानते हैं लेडीज 14-15 लड़कियां 14-15 साल की उम्र में उनका मेंसेस शुरू होता था। लेकिन आज हम देखते हैं 10-11 साल की उम्र में ही लड़कियों का मेंसेस शुरू हो जाता है, यानी कि उम्र से पहले उनमें परिपक्वता आ जाती है। अब ये ऐसा नहीं कि केवल इस इंजेक्शन से ही होता है, लेकिन आज जंक फूड, फास्ट फूड, गलत खान पान की वजह से भी और मोबाइल, लैपटॉप के रेडिएशन से भी लड़कियों में उम्र से जल्दी परिपक्वता आ जाती है। तो उसमें एक रीजन ये भी बनता है। तो ये हमने पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के लिए बारे में जानेंगे। पीनियल ग्लैंड हमारे दोनों मस्तिष्क गोलार्धों के बीच गेहूं के दाने जितनी पाइन शेप की है और उसका वजन 0.1 ग्राम है। ये हमारे शरीर का सबसे छोटा अवयव है, अंग है। अब पीनियल ग्लैंड में से वैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के हॉर्मोन्स पाए, एक है मेलाटोनिन और दूसरा है सेरोटोनिन। मेलाटोनिन का स्राव रात को बढ़ता है जिससे हमें नींद आती है और दिन में मेलाटोनिन का स्राव कम होता है, जबकि सेरोटोनिन का स्राव दिन में बढ़ता है जिससे हमारे में अलर्टनेस, जागृति आती है और रात को सेरोटोनिन का स्राव कम होता है। अब मेलाटोनिन, ये सेरोटोनिन का ही व्युत्पन्न मेलाटोनिन है, यानी सेरोटोनिन में से ही मेलाटोनिन बनता है, जैसे दूध में से दही।
तो हम मेलाटोनिन के बारे में अब जानेंगे। पीनियल ग्लैंड में से निकलने वाला ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारे शरीर की सर्केडियम रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक अर्थात हमारे भीतर 24 घंटे की एक अंदरूनी घड़ी जो ब्रेन में है उसको ये हार्मोन रेगुलेट करता है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी स्लीपीनेस और अलर्टनेस की साइकिल को यानी निद्रा और जागृति साइकिल को रेगुलेट करता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारी सारी गतिविधियां स्लो हो जाती है। हमारे हृदय की गति मंद पड़ती है, रेस्पिरेशन रेट भी मंद पड़ता है, हमारे पाचन तंत्र की क्रियाएं भी मंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है यही क्लॉक हमारी सारी गतिविधियों को एक्टिव करता है। जैसे पाचन तंत्र की क्रियाएं पाचन से तेज हो जाती है और जिसके कारण हमें सुबह उठकर भूख लगती है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार हमें अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लॉक कहती है कि हमें 9-10 बजे सो जाना चाहिए, वो हमें सिग्नल भी भेजती है, लेकिन हम उस सिग्नल को निग्लेक्ट करते हैं और देर रात तक मोबाइल लैपटॉप पे लगे रहते हैं। और जब ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहता है तो हेडेक, बॉडी एक, एसिडिटी, अल्सर, डायबिटीज, हाई प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, गैस, अपच, बहुत सारी तकलीफें होती है। जब सर्केडियन रिदम के अनुसार हमारा लाइफ, हमारे डेली रूटीन भी रिदम में नहीं रहता तो हमारे शरीर पे इफेक्ट होता है। जैसे म्यूजिक में अगर रिदम, लय ताल नहीं होगा तो वो म्यूजिक भी हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। वैसे ही अगर हमारा डेली रूटीन का भी रिदम अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे शरीर को इफेक्ट होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी इस बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार हमें अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए। जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अगर 8-9 बजे, 9-10 बजे हमें सोना चाहिए तो हमें अपना डेली रूटीन ऐसा बनाना चाहिए कि हम 9-10 बजे सो सके। अगर बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार हमें 12 से 2 बजे के बीच में अपना लंच ले लेना चाहिए तो हमें अपना डेली रूटीन ऐसा बनाना चाहिए कि हम 12 से 2 बजे के बीच में लंच ले सके। इन शॉर्ट कहूं तो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार हमें अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए। हमें टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, टाइम पे काम करना, टाइम पे रेस्ट करना, टाइम पे खाना चाहिए। मेलाटोनिन की एक दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं। मेलाटोनिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आजकल जंक फूड, फास्ट फूड, गलत खान पान की वजह से और देर रात तक जागना, देर सुबह तक, सुबह देर से उठना आदि गलत रहन सहन के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे विजातीय पदार्थ, विषैले पदार्थ, फ्री रेडिकल इकट्ठे होते हैं। इससे कैंसर जैसी बीमारियां होती है। लेकिन मेलाटोनिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि हमारे शरीर में से विषैले पदार्थ, फ्री रेडिकल आदि कचरे को निकालने वाला झाड़ू। समझ लीजिए ये हमारे शरीर में से कचरा निकालने वाला झाड़ू है। तो अगर मेलाटोनिन अच्छी मात्रा में स्रावित होगा तो विजातीय पदार्थ, फ्री रेडिकल हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे और हम स्वस्थ बने रहेंगे। जब हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा करते हैं तब हमारी पीनियल एक्टिव होती है और ये मेलाटोनिन नामक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में सिक्रेट होता है, जिससे और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल दूर करके कैंसर आदि बीमारियों को दूर करके स्वस्थता प्रदान करता है। और इसीलिए कैंसर आदि बीमारियों में ज्योति केंद्र परीक्षा का सुझाव दिया जाता है। अब हम ये जानेंगे, ओके श्वेता जी,
अब हम ये जानेंगे कि ये मेलाटोनिन का स्राव कब होता है। श्वेता जी, अभी अब हम ये जानेंगे कि ये मेलाटोनिन का स्राव कब होता है। तो जैसे ही अंधेरा होता है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन का स्राव बढ़ता है और हमें अच्छी नींद आती है। जैसे ही उजाला होता है, मेलाटोनिन का स्राव अवरुद्ध होता है और हमारी नींद कम हो जाती है। तो दो वैज्ञानिक डब्ल्यू ग्राफ और ई बाल्डविन, इन दो वैज्ञानिकों ने इस पीनियल ग्लैंड पे एक गहन रिसर्च किया और उन्होंने ये पाया कि वातावरण, ये ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड वातावरण के सीधे प्रकाश से और हमारे चर्म चक्षु के द्वारा स्नायु मार्ग से भीतर जाने वाले प्रकाश से ये ग्रंथि प्रतिक्रिया करती है। अगर उसे मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं यही बात को, तो इसका मतलब ये है कि सूर्यास्त के बाद जब हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है और हमारे आंखों के द्वारा हमारे भीतर जाने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, तब पीनियल ग्लैंड को पता चलता है कि अब रात हो रही है, मुझे मेलाटोनिन का स्राव धीरे धीरे बढ़ाना है। वो स्राव बढ़ाती है और हमें अच्छी नींद आती है। जैसे ही सुबह होती है, हमारे शरीर पे पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, हमारी आंखों के भीतर जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पीनियल को पता चलता है कि भाई अब दिन हो रहा है और वो धीरे धीरे मेलाटोनिन का स्राव कम कर देती है और सेरोटोनिन का स्राव बढ़ाती है, जिससे हमारे में अलर्टनेस आती है। तो ये लाइट एंड डार्क, अंधेरा और उजाला जब हमारे शरीर पे गिरता है तो हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न होते हैं, जैव विद्युतीय संकेत उत्पन्न होते हैं और ये सिग्नल पिट्यूटरी को मिलते हैं, जिससे पिट्यूटरी निश्चित समय पे निश्चित हार्मोन का निश्चित मात्रा में स्राव करती है, यानी कि मेलाटोनिन का रात को स्राव करती है और सेरोटोनिन का दिन में स्राव करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप पे काम करते हैं तो ये प्रकाश हमारे शरीर पे गिरता है, हमारी आंखों के भीतर जाता है और जिससे हमारी पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज होती है। उसे पता नहीं चलता कि दिन है कि रात है। सर्केडियन साइकिल, सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार तो रात हो रही है और ये जो बाहर से प्रकाश आ रहा है वो दिन बता रहा है और इससे पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज होती है, उसके स्राव असंतुलित होते हैं और जब स्राव असंतुलित होते हैं तो हमें अच्छी नींद नहीं आती। और हम जानते हैं कि जब अच्छी नींद हमें नहीं आती तो दूसरे दिन हमारा क्या होता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, हमें थकान रहती है, सुस्ती रहती है, हम छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगते हैं, हल्का सा मजाक भी सहन नहीं कर पाते और क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जब हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं, चाहे प्रेक्षा ध्यान हो या कोई भी मेडिटेशन करते हैं, तो वो मेडिटेशन करने पर हमारे शरीर में एक प्रकार की बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है और जब हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा करते हैं तो वो बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी पीनियल ग्लैंड को मिलती है। ये एनर्जी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करती है, उसके स्रावों को संतुलित करती है और जब स्राव संतुलित होते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है, हमारा क्रोध शांत होता है। इसीलिए ज्योति केंद्र प्रेक्षा में पहले हम अनुप्रेक्षा भी करते थे कि क्रोध शांत हो रहा है। इसी तरह ये पीनियल ग्लैंड हमारी एड्रिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। कैसे, वो समझ लेते हैं। जब हमारे भीतर से आवेग आते हैं और हमारे
हाइपोथैलेमस पर उतरकर हाइपोथैलेमस के थ्रू एड्रिनल पे आते हैं और एड्रिनल को कहा जाता है, आदेश मिलता है कि भाई तुम पिट्यूटरी पर आता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को आदेश देता है कि भाई आप एड्रिनल को उत्तेजित करो, क्योंकि भीतर से आवेग आए हैं। एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH हार्मोन का स्राव करती है और ACTH हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को उत्तेजित करती है। एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन का स्राव करती है और जिससे आवेग शरीर, वाणी, मन पर प्रकट होते हैं। लेकिन पीनियल ग्लैंड क्या करती है? पीनियल ग्लैंड ये पिट्यूटरी के द्वारा जो ACTH हार्मोन का स्राव होता है उसका ही निरोध करती है, उसको ही रोकती है, जिससे एड्रिनल उत्तेजित होने से रह जाती है और हमारे आवेश पिट्यूटरी के लेवल पर ही वही रास्ते में ही शांत हो जाते हैं और एड्रिनल तक न पहुंचने पर, एड्रिनल न उत्तेजित होने पर शरीर, वाणी, मन पर नहीं उतरते। तो इसीलिए हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा में कहते हैं आवेश शांत हो रहे हैं। इसी तरह पीनियल ग्लैंड हमारे एड्रिनल को और गोनाड्स को भी कंट्रोल करती है और वासनाएं भी शांत होती है। शैशव अवस्था में यही पीनियल ग्लैंड बच्चों को काम वासना से मुक्त रखता है। कैसे? तो गोनाड के स्राव का निरोध करती है पीनियल ग्लैंड और बच्चों को काम वासना से मुक्त रखती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, वयः संधि काल में आते हैं, यानी कि शैशव अवस्था में से किशोर अवस्था में आते हैं, तब धीरे धीरे पीनियल का नियंत्रण थोड़ा कम हो जाता है। अब ये नियंत्रण पूरा पिट्यूटरी के जिम्मे में आ जाता है और पीनियल ग्लैंड यौवन अवस्था में लड़का और लड़की में वयस्कता लाने में हेल्प करता है। तो ये हुआ पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलाटोनिन का स्राव। मेलाटोनिन के बारे में एक बात और बताना चाहूंगी। आजकल कोरोना चलता है और कोरोना की ट्रीटमेंट भी मेलाटोनिन का यूज होता है। रोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे, उनको जब कोरोना हुआ था तो ट्रम्प को जब कोरोना हुआ था तब उनको एंटीवायरल ड्रग्स और उनको स्टीरॉयड भी दिया गया था, लेकिन साथ में मेलाटोनिन भी दिया गया था। और जब कोई सेलिब्रिटी को ट्रीटमेंट में कुछ भी दिया जाता है तो वो ज्यादा नोटिस में आता है। तो तब से मेलाटोनिन ज्यादा नोटिस में आया कि भाई कोरोना की ट्रीटमेंट में भी मेलाटोनिन का यूज होता है। नेक्स्ट ग्लैंड हम थायराइड के बारे में जानेंगे। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में मध्य में है, आगे के भाग में है और लोअर हाफ पार्ट के अंदर है। थायराइड ग्लैंड द्विपिंड के है, तितली नुमा है। उसका हर एक पिंड की लंबाई चौड़ाई 3/5 सेंटीमीटर है। उसका वजन 20 से 50 ग्राम है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब पिट्यूटरी के द्वारा जो TSH हार्मोन छोड़ा जाता है वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड एक्सेप्ट करती है और फिर T3 T4 हार्मोन का निर्माण करती है। थायराइड ग्लैंड की कोशिकाएं ब्लड में आयोडीन युक्त जो कणिकाएं हैं उसको आकर्षित करती है और फिर आयोडीन का उपयोग करके T3 T4 हार्मोन का निर्माण करती है। अब ये T3 T4 हार्मोन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रिया को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म यानी क्या? तो हम जो भी भोजन लेते हैं उसमें जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होता है उसके ऊपर अनेक रासायनिक क्रिया होती है, पाचन क्रिया होती है और फिर केमिकल के द्वारा क्रिया होने के बाद उसमें से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये T3 T4 हार्मोन मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं
और फिर इस ऊर्जा का प्रयोग शारीरिक और मानसिक विकास में होता है। इसके अतिरिक्त इससे हमारे शरीर का तापमान संतुलित नियंत्रण होता है, हमारी श्वसन की गति, हृदय की गति भी पर भी कंट्रोल होता है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल बनाए रखता है। ये ग्रंथि के T3 T4 हार्मोन्स हमारे शरीर की जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है उसमें भी हेल्प करता है। अगर T3 T4 अगर असंतुलित मात्रा में रहेंगे तो हमारे शरीर में गड़बड़ हो जाती है। कोई भी ग्रंथि का स्राव जब ब्लड में बढ़ जाता है तो उसे हाइपर कहते हैं, और कोई भी ग्रंथि के स्राव जब ब्लड में कम हो जाते हैं तो उसे हाइपो कहते हैं। तो जब एक बात और, तो ये ग्रंथि हमारे शरीर में प्रेक्षा ज्ञान में कहा गया है कि हमारे स्थूल शरीर में शक्ति के 3 केंद्र है, शक्ति उत्पादन के 3 केंद्र है, विशुद्धि केंद्र, तेजस केंद्र और शक्ति केंद्र। तो विशुद्धि केंद्र की संवादी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करती है, इसीलिए विशुद्धि केंद्र को ऊर्जा उत्पादन का केंद्र माना गया है। जब ये थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाता है, कम मात्रा में बनता है, T3 T4 कम मात्रा में बनते हैं, तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और बच्चों में जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चे की हाइट बढ़नी भी कम हो जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा सा बना रहता है, जिसे क्रिटिनिज्म भी कहते हैं। और जब बड़ों में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और उसको निग्लेक्ट करते हैं, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म होने के बाद भी उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जाती, तो हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत बहुत बढ़ जाता है, तब उसे मिक्सिडेमा कहते हैं। तो हम हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखेंगे। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में हम देखते हैं कि हमारा हार्मोन T3 T4 हार्मोन्स कम मात्रा में बनते हैं, इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म रेट भी घटता है, और जब मेटाबॉलिज्म रेट घटता है तो हमारे शरीर का वजन बढ़ता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म में जब ऊर्जा का उत्पादन होता है उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म रेट घटता है, ऊर्जा का उत्पादन कम होता है, तो ऊष्मा का उत्पादन भी कम होता है, इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म वालों का शरीर का तापमान कम रहता है, उन लोगों को ज्यादा ठंडी लगती है, उन लोगों को गर्मी के दिनों में भी ठंडी का एहसास होता है, उन लोगों में सुस्ती, थकान, आलस्य बना रहता है, त्वचा में रूखापन रहता है, मांसपेशियों में दुर्बलता रहती है और बाल झड़ते हैं। जब T3 T4 हार्मोन नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में बनता है तब उसे हाइपोथायरॉयड कहते हैं। जब T3 T4 ज्यादा मात्रा में बनेगा तो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है, और जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो शरीर का वजन घटता है। दूसरा, कि जितना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उतनी ही मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इससे हाइपरथायरॉयडिज्म वालों के शरीर का तापमान ज्यादा रहता है, उन लोगों को ज्यादा पसीना आता है, उन लोगों को गर्मी भी ज्यादा लगती है, उन लोगों को ठंडी में भी गर्मी का एहसास होता है, साथ में उनके दिल की धड़कन भी बढ़ी रहती है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ता है, जैसे व्यक्ति हांफता हो ऐसा लगता है, वो व्यक्ति टेंशन में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, चिंतित बना रहता है। और महिलाओं में तो मासिक धर्म में अनियमितता आती है हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण। नेक्स्ट ग्रंथि हम देखेंगे थाइमस के बारे में। थाइमस ग्लैंड हमारे सीने में चेस्ट बोन यानी स्टर्नम के पीछे और दोनों फेफड़ों के बीच में है। ये एक यूनिक ग्लैंड है क्योंकि बड़ों में छोटी और छोटों में बड़ी है। ये 2.5 to 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 4 to 6 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर मोटी है।
जन्म के बाद ये ग्रंथि बढ़ती जाती है, प्यूबर्टी तक ये ग्रंथि आकार में बढ़ती है, उसका वजन 30 ग्राम है और प्यूबर्टी के बाद ये ग्रंथि धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। जब 70-75 इयर्स की एज आने पर तो ये ग्रंथि केवल एक अवशेष के रूप में रह जाती है, केवल वहां एक फैटी टिश्यू ही थोड़े रह जाते हैं। ये ग्रंथि थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है और ये थाइमोसिन हार्मोन लिम्फोसाइट को में से टी सेल लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं टी सेल लिम्फोसाइट को। वैसे हमारे ब्लड में WBC होते हैं, श्वेत कण होते हैं और ये हमारे शरीर को जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से रक्षण करता है। अब ये WBC हमारे शरीर में 5 प्रकार के हैं। तो उसमें से एक है लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट टी सेल लिम्फोसाइट और बी सेल लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और फिर हमारे शरीर का जीवाणु, विषाणु से रक्षण करते हैं। ये टी सेल लिम्फोसाइट और बी सेल लिम्फोसाइट हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर के अर्जित रोग प्रतिकारक तंत्र के महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये टी सेल लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस ग्लैंड में से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन करता है। तो इस तरह थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक तंत्र को मजबूत बनाता है। हमारे आनंद केंद्र की संवादी ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड। कहते हैं थाइमस ग्लैंड के स्राव बढ़ने से हमारे भीतर पीस और आनंद की वृद्धि होती है। हम देखते हैं बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खिलखिलाहट हंसते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। अगर इनका किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए, चाहे माँ बाप या चाहे दोस्त हो, अगर इनके साथ झगड़ा भी हो जाता है तो वो दूसरे ही क्षण भूल जाते हैं, उनके जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे बिहेव करते हैं। उन लोगों की भावधारा भी बहुत निर्मल होते हैं। उन लोगों के लिए फ्रेंड केवल फ्रेंड है, ना अमीर होता है, ना गरीब होता है, ना गोरा होता है, ना काला होता है, ना बुद्धू होता है, ना होशियार होता है, बस फ्रेंड केवल फ्रेंड होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, हम बाह्य जगत की व्यवस्थाओं में लिप्त होते जाते हैं। हमारे भीतर तनाव, एंजाइटी, जेलसी, ग्रीडीनेस आदि बढ़ता जाता है और हमारी थाइमस ग्लैंड सिकुड़ती जाती है, जिससे हमारे भीतर का आनंद, पीस धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन जब हम आनंद केंद्र पे इच्छा करते हैं तो हमारी जो थाइमस ग्लैंड की जो सिकुड़ने की स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी बहुत फास्ट जो सिकुड़ती थी वो स्पीड अब कम हो जाती है और जिससे हमारे भीतर थाइमस ग्लैंड के स्राव बढ़ते हैं, हमारे भीतर पीस और आनंद बढ़ता है और हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। नेक्स्ट हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जानेंगे। एड्रिनल ग्लैंड हमारे उदर गुहा में है और दोनों किडनियों के ऊपर है, ट्रायंगुलर शेप में है, 3/4 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई है। ये एड्रिनल ग्लैंड के 2 भाग है, बाह्य भाग और अंत भाग। बाह्य भाग को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर के भाग को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टीरॉयड श्रेणी के हार्मोन का निर्माण करता है और ये हार्मोन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रिया में हेल्प करता है, अर्थात ये ऊर्जा का उत्पादन कार्य में हेल्प करता है। और इसीलिए जैसे विशुद्धि केंद्र की संवादी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है और ऊर्जा का उत्पादन करती है और इसीलिए विशुद्धि केंद्र को शक्ति निर्माण का केंद्र माना गया है।
इसी तरह तेजस केंद्र की संवादी ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, ऊर्जा का उत्पादन करती है और इसीलिए उसे भी शक्ति निर्माण का केंद्र माना गया है। ये स्टीरॉयड श्रेणी के हार्मोन, कॉर्टेक्स के स्टीरॉयड श्रेणी के हार्मोन हमारे शरीर की विकास की गतिविधियों को कंट्रोल करता है, यौन इच्छाओं को कंट्रोल करता है, नियमन करता है, लैंगिक प्रक्रियाओं को नियमन करता है, यौन ग्रंथियों को भी नियमन करता है। अब हम एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला विभाग में से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला विभाग में से एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव होता है, जो हमें प्रतिकूल परिस्थिति का भी साहसपूर्ण सामना करने का शक्ति देता है। सामान्य रूप में देखा जाए तो एड्रिनल ग्लैंड में से थोड़ा थोड़ा नॉर एड्रिनल का स्राव सतत होता रहता है और ब्लड में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन की मात्रा नॉर्मल हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आती है या जब हमारे 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 भीतर से आवेश आते हैं, क्रोध आता है, भय आता है, तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा मात्रा में एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव करती है और जब ब्लड में एड्रेनालिन हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ता है और साथ में ऊर्जा का व्यय बढ़ता है, वेयर एंड टेयर होता है, यानी टूट फूट शरीर में बढ़ जाती है और हमारी ब्लड वेसल्स को नुकसान होता है, डैमेज होती है, यानी कि हमारी ब्लड वेसल में स्टिफनेस आती है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एक सांप को देखा और जैसे हमने सांप को देखा तो आंख से सांप की तस्वीर हमारे ब्रेन में गई, ब्रेन ने एनालिसिस किया और हाइपोथैलेमस के थ्रू पिट्यूटरी को बोला कि तुम एड्रिनल को उत्तेजित करो। पिट्यूटरी ने एसीटीएच हार्मोन को छोड़ा और एड्रिनल उत्तेजित हुई और एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का स्राव ब्लड में हुआ, यानी कि अब ब्लड में एड्रेनालिन का स्राव नॉर्मल से ज्यादा है, जिससे हम फाइट और फ्लाइट कर सकते, लड़ो या भागो कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम प्रतिकूल परिस्थिति का अब हम साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने तुरंत टॉर्च चालू करके देखा सांप को, तो हमें पता चला कि ये सांप नहीं है, ये तो केवल रस्सी है। और जैसे ही रस्सी की तस्वीर हमारी आंखों से ब्रेन में गई, हाइपोथैलेमस ने तुरंत पिट्यूटरी को संदेश दिया कि एड्रिनल को उत्तेजित करना बंद कर दो। तुरंत पिट्यूटरी ने एसीटीएच हार्मोन को स्राव को कम कर दिया। एड्रिनल ग्लैंड ने भी एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव करना कम कर दिया। लेकिन जब हमने सांप को देखा था उस वक्त तो एड्रिनल छूट गया ना ज्यादा मात्रा में, अब वो तो वापस एड्रिनल में नहीं आ सकता, वो तो ब्लड में चला ही गया है। जो तीर कमान से निकल गया वो तो वापस नहीं आ सकता। और इसीलिए जब हमको पता चला कि भाई ये तो रस्सी है, फिर भी थोड़े समय तक हमारी हृदय की धड़कन बढ़ी रहती है, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ा रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, हमारी ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस भी बनी रहती है। अब यही क्रिया, यानी कि हम अगर दिन में एक आध बार डरते हैं या क्रोध में आते हैं या आवेग में आते हैं, तो हमारी ब्लड वेसल्स में टेम्पररी स्टिफनेस होती है, लेकिन हमारी बॉडी उसे एडजस्ट कर लेता है, फिर वापस संतुलन पा लेता है। लेकिन जब हम क्रोध, भय, आवेग की स्थिति हमारे शरीर में बार बार आएगी, यानी कि हम एक ही दिन में 20-25 बार आवेग में आएंगे,
तो फिर हमारा शरीर उसे एडजस्ट नहीं कर पाता है। फिर हमारे जो ब्लड वेसल्स में टेम्पररी स्टिफनेस थी वो परमानेंट स्टिफनेस में बदल जाती है, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स की जो नेचुरल फैलने और सिकुड़ने की क्षमता थी वो नष्ट हो जाती है, उसका लचीलापन नष्ट हो जाता है और ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस आ जाती है हमेशा के लिए। और जब ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस रहेगी तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारे हाई बीपी की बीमारी आ जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, हमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, फिर हम गुस्सा नहीं करेंगे, आवेश आवेग में नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं होता। हम ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के बाद भी हम आवेश आवेग में आते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर बीमारी के बाद भी हम आवेश आवेग में आते हैं तो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन को नुकसान होता है, यानी हमारी किडनी को नुकसान होता है, हार्ट को नुकसान होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, स्ट्रोक होता है, हमारी आंखों को नुकसान होता है। लेकिन जब हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं, तब हमारी जो सारी जो चैतन्य केंद्र की संवादी ग्रंथियां है वो सारी ग्रंथियां संतुलित होती है, उसके स्राव संतुलित होते हैं और हमारी जो ऊपर की ग्रंथियां है जैसे पीनियल, पिट्यूटरी, ये जो कंट्रोलिंग ग्लैंड है उसका कंट्रोलिंग पावर बढ़ता है। तो जब भी भीतर से आवेश आवेग स्थूल शरीर में हाइपोथैलेमस पे उतरता है, पिट्यूटरी पे उतरता है, तो भी ये कंट्रोलिंग ग्लैंड का कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाने के कारण वो इस आवेश आवेग को अन्य ग्रंथियों पर ट्रांसफर नहीं होता, यानी अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले स्राव को स्रावित नहीं करते। और जब अन्य ग्रंथियों का स्राव नॉर्मल ही बना रहेगा तो शरीर मन वाणी में ये आवेश आवेग नहीं दिखाई देंगे। तो यही हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का मूल बेसिक है। हमारे सारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां 50 प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है और ये सारे मिलकर हमारे शरीर का कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें से हमें ये जानना है कि कौन सा हार्मोन कब स्रावित होता है, कितनी मात्रा में स्रावित होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, और उस हार्मोन को हमें मैनेज करना है। और कैसे मैनेज करेंगे? प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। नेक्स्ट ग्लैंड हम पैनक्रियास के बारे में जानेंगे। पैनक्रियास उदर गुहा में है, पान के शेप की है, उसका 15 सेंटीमीटर लंबी है और ये मिक्स ग्लैंड है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन, ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती है, जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में पैनक्रियाटिक जूक्स यानी एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि एंजाइम का स्राव करती है। सॉरी। अब रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज और इंसुलिन साथ साथ चलते हैं और ये इंसुलिन सेल को, टिश्यू सेल को प्रभावित करते हैं। टिश्यू सेल प्रभावित होने पर ये जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको अपने सेल के अंदर एंट्री देते हैं। ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेशता है, फिर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इस तरह ग्लूकोज को इंसुलिन सेल के अंदर एंट्री दिलवाता है। तो जैसे जैसे पाचन तंत्र के द्वारा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है वैसे वैसे पैनक्रियास इंसुलिन का स्राव बढ़ाता है। जब हमारे ब्लड में जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज आ जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, सेल को तो पहले देता ही है ऊर्जा बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो भी है ज्यादा
तो उसको ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में तथा मांसपेशियों में स्टोर कर देता है। अब ये जो लीवर में स्टोर हुआ ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ है, उसका कब उपयोग करते हैं? तो जब हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आती है, सांप या शेर आता है, या जब हम क्रोधित होते हैं, या जब हमारे भीतर से आवेग आते हैं, तब हमें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको ब्लड में छोड़ा जाता है। लेकिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य ग्लूकागॉन नामक हार्मोन करता है। ये इंसुलिन पैनक्रियास के बीटा सेल से बनता है और ग्लूकागॉन पैनक्रियास के अल्फा सेल उसे बनाता है। कभी कभी ये होता है कि कुछ बीमारी के कारण पैनक्रियास के बीटा सेल नष्ट हो जाते हैं, तो पैनक्रियास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना नहीं पाता, और जब इंसुलिन कम मात्रा में होगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, इसे डायबिटीज कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में ही बनता है, लेकिन होता क्या है कि वो इंसुलिन सेल को प्रभावित नहीं कर पाता, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं। अगर इंसुलिन सेल को प्रभावित नहीं कर पाएगा तो वो सेल ग्लूकोज को अपने भीतर एंट्री नहीं देता, और वो ही ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और जिसे हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं, और इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो व्यक्ति को अधिक भूख लगती है, अधिक प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, उसको थकान लगती है और उसका वजन भी घटता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने 2-3 उपवास कर लिया और अचानक, और कभी कभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम भी हो जाता है, या कभी ऐसा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, उपवास कर लिया, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में छोड़ देता है और हाइपोग्लाइसीमिया होने से बचा लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डायबिटीज का पेशेंट है, उसने इंजेक्शन ले लिया या डायबिटीज की गोली ले ली, और उसके बाद कुछ समय के अंदर ही उसे नाश्ता या खाना खा लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेता, तो सडनली ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और उस वक्त पेशेंट को शीघ्र थकान लगती है, बहुत कमजोरी लगती है, वो पसीना पसीना हो जाता है और वो कहता है मुझे कुछ भी खाने को दो, चाहे जो कुछ भी हो, मुझे पहले खाना दो। इतनी जोर से भूख लगती है उसका मेंटल कंफ्यूजन होता है, उसकी बॉडी भी ध्रुजती है, शेकिंग होने लगती है। तो ये है हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स। नेक्स्ट ग्लैंड हम यौन ग्रंथियां के बारे में जानेंगे, गोनाड्स के बारे में जानेंगे। मेल में जो गोनाड्स ग्रंथियां है उसको टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल में जो गोनाड्स ग्रंथियां है उसको ओवरीज कहते हैं। पहले हम मेल के टेस्टिस के बारे में जानेंगे। टेस्टिस दो स्क्रोटम नामक थैली जैसी भाग है शरीर का, उसमें 2 टेस्टिस रहती है, और ये टेस्टिस मिक्स ग्लैंड है। वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है, और बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में शुक्राणु का निर्माण करती है, शुक्राणु जनन करती है। और ये शुक्राणु, ये स्पर्म एक निश्चित नलिका के द्वारा निश्चित स्थान पर खुलता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करें
तो ये यौन अंगों का विकास करता है, लैंगिक लक्षणों का मेल में विकास करता है, जिससे दाढ़ी मूंछ आती है मेल को, उसकी आवाज में भारीपन आता है, तथा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु जनन के कार्य को भी रेगुलेट करता है। अगर व्यक्ति के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति में काम लोलुपता बढ़ती है, और अगर व्यक्ति में मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है तो वो व्यक्ति में नपुंसकत्व आता है। फीमेल के अंदर देखा जाए तो 2 ओवरीज होती है, दोनों यूट्रस के बाजू में है एक एक ओवरीज, और इस ओवरी में जन्म के समय से ही बहुत सारे अपरिपक्व अंडे यानी ओवम होते हैं। जैसे ही लड़की 13-14 साल की उम्र से मेंसेस आना उसका शुरू होता है, उसी के साथ हर महीने एक एक ओवम ओवरी में परिपक्व होता है। हमने पिट्यूटरी में देखा था कि गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स 2 प्रकार के हैं, एफएसएच और एलएच। ये जो एफएसएच है वो ओवरी में स्थित अपरिपक्व ओवम को मैच्योर करता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि धीरे धीरे ओवम फॉलिकल फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवम को, अंडे को परिपक्व करता है। और जो दूसरा हार्मोन था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो परिपक्व अंडा है उसको ओवरी से मुक्त करता है, उसको डिस्पैच करता है। तो इस तरह ये एफएसएच और एलएच का कार्य होता है। ओवरी 2 हार्मोन्स का निर्माण करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण करती है, और ये दोनों हार्मोन लेडीज के यौन अंगों का विकास करते हैं, लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, जैसे कि लेडीज में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, आवाज पतली सी रहती है, साथ में हर महीने जो मेंसेस आता है उसमें ब्लीडिंग को भी रेगुलेट करता है ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तथा जब प्रेगनेंसी रहती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आवश्यक चेंजेस करना होता है लेडीज के शरीर में, फीमेल के शरीर में, वो भी करते हैं। तो ये हुई हमारी गोनाड्स। अब हम लास्ट में हाइपोथैलेमस के बारे में जानेंगे। हाइपोथैलेमस ये बादाम के शेप का है, आप फिगर में देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस को देखा जाए तो वो थैलेमस से नीचे और थोड़ा सा आगे है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो आप देखेंगे कि थैलेमस ब्राउन कलर का है और हाइपोथैलेमस येलो कलर का है। तो थैलेमस से नीचे थोड़ा सा आगे है हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे थोड़ी सी आगे है। अब हाइपोथैलेमस के मुख्य 2 कार्य है, होम्योस्टेसिस और हार्मोन का निर्माण करना। होम्योस्टेसिस यानी कि हमारे शरीर के भीतर का वातावरण का संतुलन बनाए रखना, यानी कि हमारे भीतर शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखना, नॉर्मल बनाए रखना, हमारे शरीर के भीतर वाटर लेवल नॉर्मल बनाए रखना, ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल बनाए रखना, ब्लड की पीएच नॉर्मल बनाए रखना, वगैरह वगैरह। तो होम्योस्टेसिस यानी कि ये हमारे शरीर के भीतर शरीर वातावरण नॉर्मल बनाए रखता है, जिसके कारण हमारी कोशिकाएं जीवित रहती है और अपना कार्य अच्छी तरह कर पाती है। अब हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम का भाग है, इसीलिए इसके द्वारा जो भी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उसको कभी कभी न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस 2 प्रकार के हार्मोन्स बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन्स यानी इनहिबिटिंग हार्मोन्स। लेकिन रिलीजिंग हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए सामान्यतः हाइपोथैलेमस के हार्मोन को रिलीजिंग हार्मोन्स कहा जाता है, जैसे कि टीआरएच थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो वाया पिट्यूटरी थायराइड को एक्टिवेट करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वाया पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड के लिए है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो वाया पिट्यूटरी गोनाड्स के लिए है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी के पास जाता है और पिट्यूटरी को से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है, जिससे हमारी कद में वृद्धि होती है।
कभी हाइपोथैलेमस को लगता है कि इस स्पीड से कद बढ़ रहा है, उसको थोड़ी स्पीड को कम करनी है, यानी ये बढ़ने वाली स्पीड, कद बढ़ने वाली स्पीड को कम करनी है, तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और ये हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी को संदेश देगा, जिससे पिट्यूटरी थोड़ा कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी। तो इस तरह हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज भी करवाता है या उसे रिलीज भी करवाता है या उसे रोकता भी है, और पिट्यूटरी भी जिस तरह से हाइपोथैलेमस आदेश देता है, सलाह सूचन देता है, उसी तरह अपना कार्य करती है। जैसे घर का संचालन होम लेडीज डिपार्टमेंट करते हैं, और लेडीज डिपार्टमेंट में मुख्य 2 व्यक्ति होते हैं, सास और बहू। लविंग और केयरिंग नेचर वाली सासू माँ जिस प्रकार की सलाह सूचन देती है, उसी अनुसार बहू पूरे घर का तंत्र संभालती है। वैसे ही यहाँ हाइपोथैलेमस रूपी लविंग केयरिंग सासू माँ जिस प्रकार का आदेश देती है, निर्देश देती है, उसी अनुसार आज्ञाकारी बहू के रूप में पिट्यूटरी पूरे शरीर का अच्छी तरह संचालन करती है। तो ये हमारे ललाट का 4 अंगुल का प्रदेश जो कंट्रोलिंग ग्लैंड है, वो दोनों हाइपोथैलेमस जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है और पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, ये दोनों मिलकर हमारे पूरे शरीर का संचालन करते हैं। और इसी के साथ ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का लेक्चर आज खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार, और इसी के साथ ओम अरहम। वंदना जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माया जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, इतने सरल शब्दों में आपने आज का ये सेशन समझाया हमें। इतना टफ टॉपिक लग रहा था कि एक एक ग्लैंड को, लेकिन एक एक ग्लैंड, उसके स्राव, कैसे एक एक हार्मोन का के अधिकता से क्या क्या होता है, उसकी कमी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया। उम्मीद है सभी पार्टिसिपेंट्स को ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आई एम सॉरी वंदना जी, मैंने गलती से प्राप्ति जी को होस्ट बना दिया। क्लिक आप पे कर रही थी। एंड प्राप्ति जी प्लीज आप वंदना जी को होस्ट बना दें प्रेक्षा फाउंडेशन। जी, अब मैं कोई जी, बात नहीं श्वेता जी, कोई नहीं। प्राप्ति जी आई एम सॉरी। प्राप्ति जी प्लीज वंदना जी को होस्ट बनाएं। प्राप्ति जी शाह। वंदना जी मैं प्राप्ति जी को कॉल करके बोलती हूँ। जी जी आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो मैं एक सूचना सभी को देना चाहती हूँ कि आज के सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है या कोई बात समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ सब अपने अपने क्वेश्चंस आप मेरे को पर्सनली भेज दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि माया जी उसको मतलब यथासंभव उसके आंसर्स सबकी क्वेरी सॉल्व कर सकें। और जब तक ये थोड़ा सा टेक्निकल वो इशू है, तो क्लास को अपना हम लोग आगे बढ़ाते हैं। माया जी, अगर कोई चीज आप कुछ शेयर करना चाहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। अच्छा, तो मैं एक पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि टाइम कमी थी इसलिए मैंने पैराथायरॉयड बारे में नहीं बताया। जी। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड भी थायरॉयड ग्लैंड के सतह पे ही धसी हुई होती है और ये पैराथॉर्मोन हार्मोन का निर्माण करती है। और पैराथॉर्मोन हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल कंट्रोल करता है, ब्लड में फास्फोरस कैल्शियम का लेवल बनाए रखता है। तो एक बात याद रखें कि जो हमने थायराइड ग्लैंड के T3 T4 हार्मोन्स के बारे में जाना,
और उसके साथ वो कैल्सिटोनिन नामक एक और हार्मोन भी थायराइड ग्लैंड बनाती है, और ये थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन हार्मोन भी ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल का कंट्रोल करता है, लेवल बनाए रखने में हेल्प करता है। लेकिन कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड ग्रंथि का पैराथॉर्मोन हार्मोन दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम करता है। समझ लीजिए कि जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो कैल्सिटोनिन ब्लड में से कैल्शियम को उठाकर बोन में डाल देगा, और जैसे ही अगर कैल्शियम का ब्लड में लेवल कम हो गया तो ये जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है वो बोन में से उठाकर ब्लड में डाल देता है। तो ये दोनों अपोजिट काम करके भी ब्लड में कैल्शियम लेवल को नॉर्मल बनाए रखते हैं, फास्फोरस के लेवल को नॉर्मल। और कैल्शियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मसल्स के गति के लिए। हम जो भी कुछ काम करते हैं, हाथ उठाते हैं, मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, ये मसल्स मूवमेंट के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। श्वेता जी, आपकी बात हुई प्राप्ति जी से? लेकिन प्राप्ति जी को प्रॉब्लम हो रही है करने में, कुछ और ऑप्शन है क्या कुछ करने का? मैंने प्राप्ति जी से बात की, वो कर नहीं पा रहे हैं। मैंने उन्हें एक्सप्लेन तो किया है, शी इज ट्राइंग। तो आज की क्लास तो संपन्न करा देते हैं और आप और हम फिर वेट करते हैं क्योंकि बाकी सब जी हाँ जी ठीक है। आज की क्लास संपन्न कराते हैं। सबसे पहले हम गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सभी के हाथ, दोनों हाथ जुड़े हुए कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि माया जी। हम सब, हमारी पूरी क्लास आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने इतना सुंदर प्रेजेंटेशन दिया, और साथ में श्वेता जी रामपुरिया का भी बहुत सहयोग रहा। पूरी क्लास में उन्होंने स्क्रीन, पीपीटी सारा संचालन संभाला। श्वेता और इतना ही नहीं, ये जो पीपीटी बनाई है वो भी श्वेता जी ने खुद बनाई है। तो उसके लिए मैं भी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। ओम अरहम। आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। प्राप्ति जी, आप भी मीटिंग अगर लीव कर देंगे ना तो होस्ट कोई और बन जाएगा। प्लीज प्राप्ति जी, आप मीटिंग लीव कर दें। बहुत धन्यवाद माया जी, सबके तरफ से हमारी बहुत सुंदर प्रस्तुति। अलका जी, अब आप होस्ट हैं, आप प्लीज प्रेक्षा मेडिटेशन को, प्रेक्षा फाउंडेशन को होस्ट बना दें प्लीज अलका जी। ओहो, अच्छा। बना दिया है। जी, थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी वंदना जी, लास्ट में थोड़ा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओम अरहम। जय जिनेंद्र। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास। माया जी का बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जी।